ये एक ऐसा सच है जो पेप्सी आपको कभी नहीं बताना चाहती। पेप्सी शुरुआत में कोका कोला की नकल थी। उन्होंने 3 बार अपनी कंपनी कोका कोला को बेचने की कोशिश की, लेकिन कोका कोला ने इनकार कर दिया। इसके कारण पेप्सी को 2 बार दिवालिया होना पड़ा। लेकिन आज पेप्सिको का रेवेन्यू लगभग $80 बिलियन, जो कोका कोला कंपनी से 2 गुना ज्यादा है। पेप्सी सिर्फ एक ड्रिंक बिजनेस नहीं है, बल्कि एक बड़े एम्पायर का हिस्सा है जो कई फूड और बेवरेज प्रोडक्ट्स का मालिक है, जैसे लेज, गैटोरेड, चीटोस, एक्वाफिना, ट्रॉपिकेना, क्विकर ओट्स, माउंटेन ड्यू, डोरिटोस। पेप्सिको के ब्रांड्स खत्म नहीं होते। एक समय ऐसा भी था जब पेप्सी ने बड़े फास्ट फूड चेन जैसे KFC और पिज्जा हट को भी खरीद लिया था। उन्होंने नेवी के बड़े वॉरशिप्स खरीदने का भी सोचा था। तो ये सब कैसे हुआ? पेप्सी ने बैंकरप्सी से ग्लोबल डोमिनेशन तक कैसे सफर किया? आम शुरुआत से लेकर एक बड़ा कॉन्ग्लोमेरेट्स कैसे बना? ये है पेप्सी की पागल कर देने वाली कहानी। पेप्सी की कहानी कैलेब डी ब्रधम से शुरू होती है, जो 1867 में पैदा हुए। कैलेब एक छोटे से फार्मिंग टाउन में नॉर्थ कैरोलिना में पले बढ़े। उनके पिताजी एक लोकल मर्चेंट थे, लेकिन उनकी फैमिली बहुत अमीर थी। इसकी वजह से कैलेब को एक बेस्ट एजुकेशन मिली और उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ कैरोलिना से डॉक्टर बनने का फैसला किया। लेकिन उनके पिताजी अचानक फाइनेंशियल ट्रबल में आ गए और ट्यूशन पेमेंट्स नहीं कर पाए, तो कैलेब को स्कूल छोड़ना पड़ा। वापस आने पर लोगों ने उन्हें एक क्वालिफाइड डॉक्टर के में ट्रीट किया, क्योंकि वहाँ कोई आसपास डॉक्टर नहीं था। कैलेब मेडिकल एडवाइस देते और टीचर का काम भी करते ताकि पैसा बचा सके। 2 साल में उन्होंने वापस कॉलेज आने के लिए पैसा जोड़ लिया, लेकिन अब उन्होंने डॉक्टर नहीं बल्कि फार्मासिस्ट बनने का फैसला किया। 1892 में 25 साल की उम्र में कैलेब ब्रधम ने न्यू वर्ल्ड नॉर्थ कैरोलिना में ब्रधम फार्मेसी खोलने के लिए एक बिल्डिंग खरीदी। उस वक्त ड्रग स्टोर बहुत पॉपुलर थी और लोग वहाँ हैंग आउट करते थे। वहाँ एक काउंटर होता था जहाँ लोग बैठकर स्नैक्स और कोल्ड ड्रिंक लेते, क्योंकि ज्यादा फार्मेसीज में सोडा फाउंटेन होता था, जहाँ सोडा कार्बोनेटेड वाटर और फ्लेवर सिरप मिक्स करके बनाया जाता। कैलेब एक सोशल पर्सन थे, तो उन्होंने अपनी फार्मेसी चलाकर उन्होंने सबसे दोस्ती कर ली। उसी साल 1892 में कोका कोला कंपनी एटलांटा जॉर्जिया में बनी। उन्होंने एक सिरप रेसिपी बनाई जो फार्मेसी सोडा काउंटर पर मिलता था। कैलेब ने कोका कोला ड्रिंक देखा और उसकी पोटेंशियल समझी, लेकिन उन्हें लगा कि ओरिजिनल फाउंडर हार्मफुल केमिकल्स मिक्स किया है, तो कैलेब ने अपना सिमिलर वर्जन बनाया जो हेल्दी हो। कैलेब ने अपना कोला सिरप बनाया जो नेचुरल फ्लेवर्स का मिक्स था, जिसमें कैरामेल, रेयर ऑयल्स और फ्रूट जूस एक्सट्रैक्ट थे। उन्होंने अपनी फार्मेसी में इसे ऑफर किया और अपने दोस्तों को ट्राई करने को कहा। लोगों ने इस ड्रिंक को ब्रेड ड्रिंक नाम दिया। 5 सालों तक लोग इसे पसंद करते रहे और कैलेब ने अपने प्रोडक्ट को और जगह बेचने की सोची। 1898 में उन्होंने इस प्रोडक्ट का नाम बदलकर पेप्सी कोला रखा। पेप्सी ग्रीक वर्ड पेप्सिस से आया है, जिसका मतलब डाइजेशन है। कैलेब को हेल्थ एस्पेक्ट पर फोकस करना सही लगा और सबको उसका टेस्ट भी पसंद आया। कैलेब ने लार्ज केक्स में पेप्सी सिरप बनाना शुरू किया और 1903 में पेप्सी कोला कंपनी बनाई। पहले साल उन्होंने 8000 गैलन सिरप बेचा। कैलेब ने लोकल न्यूज़पेपर में एडवर्टाइज करना शुरू किया। 1904 में सेल्स 20,000 गैलन सिरप तक पहुंच गई। कैलेब ने एक बड़ा बिल्डिंग खरीदा और बोटलिंग कंपनी से पार्टनरशिप की। 1910 में पेप्सी कोला 250 बोटलिंग कंपनी के साथ काम कर रही थी और 24 स्टेट में बिक रही थी। 1915 में पेप्सी कोला के एसेट्स $1 मिलियन से ज्यादा के थे। लेकिन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद सब कुछ बदल गया। वॉर के दौरान शुगर का प्राइस बढ़ गया क्योंकि स्ट्रिक्ट रेशन थे। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के दौरान शुगर के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए, जो 5 सेंट्स पर पाउंड से 22 सेंट्स पर पाउंड हो गया। ये हर महीने बढ़ते ही जा रहे थे। कैलेब ने सोचा कि शुगर के दाम आगे बढ़ते रहेंगे और उन्होंने बहुत सारा पैसा शुगर स्टॉक करने में लगाया। अगर उनका थ्योरी सही होता तो उन्होंने जो शुगर खरीदी थी वो बहुत वैल्यूएबल होती। इसे वो अपने ड्रिंक को कंपटीटर के मुकाबले सस्ते प्रोड्यूस कर पाते, जो ज्यादा दाम पर शुगर खरीद रहे होते। लेकिन कैलेब का थ्योरी गलत था। सिर्फ 6 महीने बाद शुगर का दाम 3 सेंट्स पर पाउंड पर आ गया, जो वॉर से पहले से भी सस्ता था। दूसरा समस्या यह थी कि ज्यादातर फैक्ट्रीज वॉर के प्रोडक्ट बनाने पर ध्यान दे रही थी। पेप्सी के पास 250 बोटलिंग फैक्ट्री थी, जो अब 2 रह गई थी। इस वजह से उनका प्रोडक्ट सेल करने का अमाउंट बहुत ज्यादा कम हो गया। बेसिकली कैलेब ने शुगर पर जितना खर्चा किया था वो कंपनी के अर्निंग से ज्यादा था। वो सारी शुगर यूज नहीं कर सकते थे और उस शुगर का करंट मार्केट प्राइस वो प्राइस से काफी कम था जो कैलेब ने पे किया था। सब कुछ कंट्रोल से बाहर हो गया और 1920 में पेप्सी कोला ने बैंकरप्सी फाइल किया। कैलेब उस वक्त 53 इयर्स के थे और उन्होंने बाकी सब कंपनी एसेट्स जैसे पेप्सी ट्रेडमार्क और ड्रिंक फार्मूला बेच दिया और वापस अपनी पुरानी फार्मेसी करियर में चले गए। 1934 में कैलेब का देहांत हो गया और असली क्रिएटर ऑफ पेप्सी अपनी कंपनी का सफलता नहीं देख पाए।
पेप्सी कंपनी को खरीदने के बाद नए ओनर ने 8 साल तक कंपनी के वैल्यू बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन 1929 में स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया और इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत खराब हो गई। इस वक्त पेप्सी के पास सिर्फ एक बोटलिंग प्लांट था रिचमोंड वर्जीनिया में, और वो प्रॉफिट नहीं कमा रहे थे, इसलिए पेप्सी ने दूसरी बार बैंकरप्सी डिक्लेयर की और 1931 में पेप्सी को लॉफ्ट कैंडी कंपनी के पास बेच दिया। तो अब पेप्सी 2 अलग अलग ओनर्स के साथ बैंकरप्ट हो चुका था और अब तीसरे ओनर को पास किया गया। लेकिन पेप्सी के सबसे बड़े कंपटीटर कोका कोला के लिए सब कुछ अच्छा चल रहा था। जब पेप्सी वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और ग्रेट डिप्रेशन से गुजर रहा था, कोक ने यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट के साथ एक वॉर टाइम कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर कर लिया था। कोक को ओवरसीज बेचने का परमिशन मिल गया था और वो दुनिया भर में एक्सपेंड भी कर रहे थे। नए ओनर ऑफ पेप्सी डिप्रेस थे अपने इन्वेस्टमेंट से पैसा वापस कमाने के लिए, और कोक की सफलता देखकर उन्होंने सोचा कि परफेक्ट सोल्यूशन ये है कि पेप्सी को कोका कोला को बेच दें। 1920s और 30s में 3 अलग अलग अटेम्प्ट हुए पेप्सी को कोका कोला को बेचने के लिए, लेकिन कोक ने हर बार इनकार कर दिया। पीछे मुड़कर देखा जाए तो सोचो कितना पैसा कोक बचा सकते थे अगर उन्होंने अपने फ्यूचर बिगेस्ट राइवल को खरीद लिया होता जब उनके पास मौका था। लेकिन उस वक्त कोई नहीं मानता था कि पेप्सी अपनी किस्मत बदल सकती थी। जब कोक ने पेप्सी को खरीदने का मौका 3 बार छोड़ा तो पेप्सी के ओनर्स द लॉफ्ट कैंडी कंपनी ने रियलाइज किया कि बिजनेस को बचाने के लिए उन्हें कुछ और सोचना होगा। एक बढ़िया फैसला तब हुआ जब पेप्सी ने रिसाइकल्ड बियर बॉटल का यूज करना शुरू किया ताकि प्रोडक्शन कॉस्ट बच सके। इससे उन्होंने सिर्फ 5 सेंट्स में 12 ऑunce बोतल ऑफ पेप्सी बेचना शुरू किया। ये कोका कोला बोतल से डबल क्वांटिटी थी सेम प्राइस पर। याद रखिए उस वक्त ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था तो लोग पैसा बचाने के तरीके ढूंढ रहे थे, तो पेप्सी खरीदना कोक के बजाय ऑब्वियस चॉइस बन गया बहुत लोगों के लिए। अगला इंपॉर्टेंट डिसीजन पेप्सी का हैवी इन्वेस्टमेंट इन एडवर्टाइजमेंट कैंपेन था जो कंपनी को बहुत हेल्प किया। बिल बोर्ड्स, स्काई राइटिंग, कॉमिक ट्रिप्स और एक पॉपुलर नया जिंगल रेडियो पर चलाया गया। ये पेप्सी कोला रेडियो जिंगल सिर्फ 15 सेकंड का था तो ये टाइपिकल 60 सेकंड एडवर्टाइजमेंट से सस्ता था। इस तरीके से पेप्सी ज्यादा रेडियो स्टेशन अक्रॉस अमेरिका को पे कर सकती थी इस एड्स को चलाने के लिए बार बार, जब तक लोगों को ये जिंगल याद न हो जाए। पेप्सी कंपनी की पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ रही थी तो कोका कोला उसे खुश नहीं था कि पेप्सी उनका बिजनेस छीन रहा है। 1938 में कोका कोला ने पेप्सी कोला को कोर्ट में घसीट लिया ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट के लिए, क्योंकि पेप्सी ने कोला शब्द यूज किया था। कोका कोला को पेप्सी कोला के नाम के बारे में कई सालों से पता था, लेकिन अब तक उन्होंने कुछ नहीं किया क्योंकि पहले उन्हें नहीं लगा था कि पेप्सी कोई खतरा है। लेकिन जल्दी ही ये साफ हो गया कि पेप्सी कोका कोला के सेल्स को इफेक्ट कर रहा है। कोर्ट में कोका कोला ने आर्ग्यू किया कि पेप्सी उनके कॉपीराइट का इन्फ्रिंजमेंट कर रहा है, जबकि पेप्सी ने काउंटर किया कि कोका कोला पूरा कोला इंडस्ट्री पर इलीगल मोनोपोली बनाने का कोशिश कर रहा है। अंत में पेप्सी कोला अपना नाम रखने में सफल रहा, हालांकि बाद में उन्होंने अपना नाम सिर्फ पेप्सी कर दिया। लेकिन पेप्सी के लिए आगे मुश्किलें और भी बढ़ने वाली थी। 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गई और जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में शुगर रेशनिंग के साथ हुआ था, आप सोच सकते हैं कि एक और वॉर पेप्सी के लिए एक और डिजास्टर ला सकता है। लेकिन इस बार उन्होंने बिजनेस में बने रहने के लिए एक क्लियर प्लान बनाया। पेप्सी ने अपने ब्रांड के रंग बदल कर रेड, व्हाइट और ब्लू कर दिया अपने पैट्रियोटिज्म दिखाने के लिए। उन्होंने एक कैंपेन सेटअप किया जिसे योर मैन इन सर्विस कहते थे, जिसमें पेप्सी ने यूनाइटेड स्टेट में रिकॉर्डिंग बूथ लगाई ताकि सोल्जर अपने परिवार को फ्री में मैसेज रिकॉर्ड करके भेज सकते। इससे काफी गुडविल और पैट्रियोटिज्म जनरेट हुआ पेप्सी के लिए। फिर 1940s में पेप्सी ने अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी को अपना ड्रिंक मार्केट करने का डिसीजन लिया और उन्होंने एक ऑल ब्लैक सेल्स और मार्केटिंग के लिए टीम हायर की एड्स बनाने के लिए। ये काफी बड़ी बात थी क्योंकि पेप्सी के कंपेटिटर सिर्फ ब्लैक पीपल को स्टीरियोटाइप के रूप में दिखाते थे, तो अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी एक बड़ी अनटैप्ड मार्केट थी जिसे ज्यादातर ब्रांड्स इग्नोर कर रहे थे। इन सब सक्सेसफुल एडवर्टाइजिंग कैंपेन के साथ पेप्सी वर्ल्ड वॉर 2 से और भी स्ट्रॉन्ग बनकर निकला और ये तो बस शुरुआत थी। 1950 में पेप्सी ने अल्फ्रेड स्टील को नया सीईओ अपॉइंट किया। ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल था क्योंकि अल्फ्रेड पहले कोका कोला का वाइस प्रेसिडेंट रह चुके थे। अल्फ्रेड को ये अच्छी तरह से पता था कि एक कोला कंपनी को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या चीज जरूरी है और उन्होंने जल्दी से पेप्सी ब्रांड में कई बदलाव किए। उन्हें बड़े एडवर्टाइजिंग कैंपेन और बड़े सेल्स प्रमोशन पर ध्यान देना पसंद था। उन्होंने पेप्सी एडवर्टाइजमेंट में खूबसूरत और ग्लैमरस महिलाओं को इंक्लूड करना शुरू किया और अल्फ्रेड स्टील फेमस एक्ट्रेस जॉन क्रेफर्ड
क्लेफोर्ड के पति भी थे, तो उन्हें भी पेप्सी के मॉडल के रूप में लाया क्योंकि वो हॉलीवुड के सबसे बड़ी एक्ट्रेस में से एक थी। उनका सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट प्रोडक्ट की सेल बढ़ा दिया। अल्फ्रेड ने एक नया लोगो और स्लोगन लॉन्च करने पर भी जोर दिया। उन्होंने एक स्वेल बोतल को डिजाइन किया जो ड्रिंक को और स्टाइलिश बनाता था। अल्फ्रेड के एक्सटेंसिव एड कैंपेन और ब्रांडिंग चेंजेस ने पेप्सी को उसके पुअर मैन्स कोला इमेज से बाहर निकालने में मदद की, जो कुछ लोग पेप्सी से जोड़ते थे। उन्होंने पर्दे के पीछे भी कई सारे चेंजेस किए, जैसे कि पेप्सी के कंपनी की टीम को ज्यादा ऑटोनॉमी देना, जो उन्हें नए आइडियाज आगे लाने के लिए एम्पावर करती थी। इन सब बदलावों ने पेप्सी के सेल्स को 1950 में $1.6 मिलियन से बढ़ाकर 1958 में $11.5 मिलियन तक पहुंचा दिया। अल्फ्रेड स्टील को पेप्सी हिस्ट्री के सबसे बड़े सक्सेसफुल सीईओ में से एक माना जाता है। उनके बिना पेप्सी ब्रांड शायद आज जो है वो ना होता। लेकिन दुख की बात यह है कि उनका कैरियर छोटा रहा क्योंकि उनका 1959 में हार्ट अटैक से निधन हो गया, तो पेप्सी को नई लीडरशिप ढूंढनी पड़ी और ये जिम्मेदारी एक ऐसे इंसान को मिली जिनका नाम था डॉन केंडल, जो अपना पूरा कैरियर पेप्सी के साथ रहे थे। उन्होंने एक सिरप सेल्समैन से पेप्सी के प्रेसिडेंट और फिर सीईओ बनने तक का सफर तय किया और उनके डिसीजंस में से एक काफी सरप्राइजिंग था। डॉन ने डिसाइड किया कि पेप्सी को सोवियत यूनियन ले जाएंगे। ये एक मैसिव मार्केट था और इम्पोर्टेंटली एक ऐसा मार्केट था जहां कोका कोला नहीं गया था। अब ये लार्जली इसलिए था क्योंकि ये कोल्ड वॉर के दौरान और एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसे हाउस अन अमेरिकन एक्टिविटी कमेटी कहते थे, जो इंश्योर करती थी कि यूएस बिजनेस का सोवियत यूनियन से कोई लेना देना ना हो। लेकिन ये 1959 में बदल गया जब यूएस प्रेसिडेंट ड्यूइट आइजनहावर ने सोवियत यूनियन में अमेरिकन कल्चर ले जाने और उन्हें कैपिटलाइज में करने के बेनिफिट्स दिखाने का सोचा, और इसलिए उन्होंने मॉस्को में द 1959 अमेरिकन नेशनल एग्जीबिशन होस्ट किया। पेप्सी के नए लीडर डॉन केंडल ने इस एग्जीबिशन को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा पेप्सी को सोवियत यूनियन में इंट्रोड्यूस करने के लिए, और वो सही थे। एक फोटो भी है जिसमें फॉर्मर सोवियत लीडर पहली बार पेप्सी टेस्ट कर रहे हैं इस एग्जीबिशन के दौरान। और इस सक्सेसफुल इंट्रोडक्शन के बाद पेप्सी ने यूएसएसआर के साथ एक डील तय की जहां पेप्सी पहला अमेरिकन ब्रांड बना जो सोवियत यूनियन में बेचा गया। लेकिन एक बड़ी प्रॉब्लम थी क्योंकि क्रेमलिन ने उस टाइम सोवियत रबल पर कंट्रोल लगाए थे। उनका करेंसी ग्लोबल ट्रेड करना इलीगल था, मतलब इंटरनेशनल करेंसी एक्सचेंज मार्केट में रबल का कोई मूल्य नहीं था और ये यूएसएसआर के बाहर बेकार था। और पेप्सी नहीं चाहता था कि वो प्रॉफिट में अटका रहे जो उन्हें सोवियत यूनियन से निकाल ना पाए, तो पेप्सी ने कैश के बजाय बार्टर सिस्टम का यूज करने का डिसीजन लिया। सालों तक सोवियत गवर्नमेंट ने पेप्सी को डिकमीशन वॉरशिप का फ्लीट दिया पेमेंट के रूप में। ये आइडिया था कि पेप्सी शिप्स को स्क्रैप मेटल के लिए बेचकर पैसा कमा सकते हैं, और ये न्यूयॉर्क टाइम्स में रिपोर्ट हुआ था जिसमें लिखा था पेप्सी को रिसेंटली सोवियत से 17 सबमरीनर्स, एक क्रूजर, एक फ्राइगेट और एक डिस्ट्रॉयर खरीदा। ये स्क्रैप के लिए बेचा जा रहा है। पेप्सी के हेड ने फिर जॉर्ज बुश के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से मजाक में कहा, हम सोवियत यूनियन को आपसे तेज डिजार्म कर रहे हैं। और ये वॉरशिप डील के कारण आर्टिकल आया जिसमें लिखा था कि टेक्निकली पेप्सी ब्रीफली दुनिया का 6th लार्जेस्ट मिलिट्री बन गया, पहले के वो सिर्फ स्क्रैप मेटल के लिए बेचे। लेकिन ये सही नहीं है। हालांकि पेप्सी का अपना नेवी फ्लीट होना कोल्ड वॉर का एक नया लेवल बना देता है। असल में यह है कि पेप्सी ने वॉरशिप डील को कंसीडर किया था लेकिन वो उससे आगे नहीं बढ़ा। उसके बदले उन्होंने नया एग्रीमेंट बनाया जिसमें सोवियत यूनियन पेप्सी के कॉमर्शियल फ्लाइट शिप्स बनाता जो वो बेच या लीज आउट कर सकते थे। और आयरॉनिक ये थी कि सब इरिलेवेंट हो गया क्योंकि कुछ महीने बाद 1991 में सोवियत यूनियन कोलैप्स कर गया। पेप्सी ईस्टर्न यूरोप में फिर भी एक बड़ा प्रेजेंस बना रहा और असल में रसिया उन चंद कंट्रीज में से एक था जहां पेप्सी कोका कोला से ज्यादा बेचा जा रहा था। सालों के दौरान पेप्सी ने रसिया में अपना प्रेजेंस एक्सपेंड किया, जैसे कि 2008 में पेप्सिको ने रसिया की सबसे बड़ी जूस मैन्युफैक्चरर में मेजोरिटी शेयर खरीदी और फिर एक और बड़ी रसियन ब्रांड बिम्बिलडैम फूड को एक्वायर किया, जिसे पेप्सिको रसिया का सबसे बड़ा फूड और बेवरेज मैन्युफैक्चरर बन गया। लेकिन 2022 में यह सब बदल गया जब रसिया ने यूक्रेन पर आक्रमण किया और पेप्सी ने रसिया में मैन्युफैक्चरिंग रोक दी, और इस तरह पेप्सी का रसिया के साथ डिकेड्स लॉन्ग अनयूजुअल रिलेशनशिप खत्म हो गया। सालों के दौरान पेप्सी सिर्फ बेवरेज बेचने से सेटिस्फाइड नहीं था। उन्होंने स्नैक्स फूड में एक्सपेंड करने का सोचा क्योंकि उन्हें पता था कि उनके कस्टमर्स ग्रोसरी स्टोर में सोडा और स्नैक्स दोनों साथ में खरीद रहे थे। दोनों कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट थे, तो अगर पेप्सी दोनों बेचे तो क्या। लेकिन नए मार्केट में स्क्रैच से स्टार्ट करने के बजाय 1965 में पेप्सी ने स्नैक कंपनी फ्रूटोले के साथ मर्ज किया और साथ मिलकर उन्होंने एक नया कॉर्पोरेशन पेप्सिको को बनाया। इन दोनों ब्रांड्स के कंबाइंड सेल्स पहले ही $500 मिलियन से ज्यादा
ज्यादा थी और पेप्सी को फॉर्म करने के बाद 5 सालों में ही उन्होंने $1 बिलियन की सेल्स अचीव कर ली। पेप्सी और फ्रीटो ले के बीच ये मर्जर दोनों के लिए काफी अच्छा मूव था, क्योंकि उन्हें पता था कि एक गेंट कॉर्पोरेशन बनाने के लिए टीम अप करना सबसे फास्टेस्ट वे होगा नए मार्केट में एक्सपेंड करने के लिए और अपने रिसोर्सेज को पूल करने के लिए, ताकि दुनिया भर में ग्रो कर सके। इंटरेस्टिंग ये था कि सिर्फ कुछ सालों पहले 1961 में द फ्रीटो कंपनी और WH ले एंड कंपनी अलग बिजनेस थे जो मिलकर द फ्रीटो ले कंपनी बनाया गया और फिर 4 साल बाद उन्होंने पेप्सी के साथ मर्ज करके पेप्सी को बनाया। और ये सब इलस्ट्रेट करता है कि बिजनेस एक्चुअली काम कैसे करता है। दो सक्सेसफुल कंपनी मिलकर एक और भी पावरफुल कंपनी बनाते हैं जो फिर छोटी कंपटीशन को क्रश या एक्वायर कर सकती है। और ये बेसिकली कॉन्ग्लोमरेट्स कैसे फॉर्म होते हैं। आपको शायद जानकर हैरानी हो कि कितने ब्रांड्स पेप्सिको के ओनेड हैं, जैसे कि लेज, गैटोरेड, चिटोज, एक्वाफिना, ट्रॉपिकेना, क्विकर ओट्स, माउंटेन ड्यू, डोरिटोस, कैप क्रंच, रॉकस्टार और बहुत सारी और ब्रांड्स। शॉपिंग पर जाना और पेप्सिको के ओनेड प्रोडक्ट ना खरीदना काफी मुश्किल होता है, लेकिन फूड और बेवरेज में डोमिनेट करना इनफ नहीं था। पेप्सिको ने यूएस के टॉप 10 रेस्टोरेंट चैन में से 3 को एक्वायर कर लिया, जिसमें से पिज्जा हट, टेको बेल और KFC। ये तो कहने की जरूरत ही नहीं है कि रेस्टोरेंट को खरीदते ही उन्होंने सिर्फ पेप्सी ओनेड बेवरेज को ही सर्व करने को कहा। जैसे KFC पहले कोका कोला बेचता था, लेकिन पेप्सिको के सेल के बाद तुरंत पेप्सी बेचना शुरू कर दिया। लेकिन ये स्ट्रेटेजी थोड़ी बैकफायर हो गई। पहले तो इंडस्ट्री बहुत कम्पिटिटिव थी और इसका रिजल्ट ये हुआ कि पेप्सी को काफी रिसोर्सेस अपने प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट से डाइवर्ट कर दिया। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि कुछ फास्ट फूड चेन के साथ इन्वॉल्व होने से राइवल फास्ट फूड चेन्स पेप्सी बेचना नहीं चाहते थे, जैसे पोपेंस चिकन चेन अगर अपने रेस्टोरेंट में पेप्सी चाहती तो वो KFC को सपोर्ट कर रहे होते, क्योंकि पेप्सी KFC का ओनर था। तो पेप्सिको का फास्ट फूड रेस्टोरेंट को ओन करके अपनी बेवरेज की सेल्स बढ़ाने का आइडिया सही से काम नहीं कर रहा था, इसलिए उन्होंने अपने मेन रेस्टोरेंट को एक अलग कंपनी के साथ स्पिन ऑफ कर दिया। तो टेक्निकली पेप्सिको अब इन रेस्टोरेंट को ओन नहीं करता, लेकिन ये पेप्सिको को रैंडम इंडस्ट्री में एक्सपेंड करने से नहीं रोका। जैसे एक समय पर पेप्सी ने स्पोर्टिंग गुड्स कंपनी बिल्सन को एक्वायर किया, लेकिन फिर कुछ सालों बाद उन्होंने रियलाइज किया कि ये एक्विजिशन डिस्ट्रैक्शन है और फिर से बेवरेज और स्नैक्स फूड पर फोकस करना शुरू कर दिया और पेप्सिको के प्रॉफिट्स बढ़ाते रहे और सब कुछ अच्छा लग रहा था। तब पेप्सी को पता नहीं था कि वो एक बड़ी मार्केटिंग डिजास्टर क्रिएट करने वाले थे जो उन्हें बिलियंस ऑफ डॉलर का डैमेज और फटल सीक्वेंसेस देने वाला था। 1992 में पेप्सी ने फिलीपींस में एक कॉन्टेस्ट चलाया जिसे नंबर्स फेवर कहते थे। उन्होंने हर पेप्सी बोतल कैप पर 1 से 999 तक नंबर प्रिंट किया और हर रात वो इवनिंग न्यूज पर एक विनिंग नंबर रिवील करते। अगर आपके पास वो पेप्सी ब्रांड बोतल कैप होता जिसमें वो नंबर होता तो आप प्राइज जीत सकते। अब ज्यादा प्राइजेस होते थे, लेकिन एक बड़ा ग्रैंड प्राइज भी था, 1 मिलियन पीजो, जो लगभग $50,000 के बराबर था, जो फिलीपींस में उस समय के मंथली सैलरी से 600 टाइम्स ज्यादा था। नीडलेस टू से ये प्राइज जीतने से एवरेज फिलिपिनो के लिए लाइफ चेंजिंग मनी मिलता। कॉन्टेस्ट बहुत पॉपुलर हो गया, इतना कि आधे से ज्यादा लोग फिलीपींस में कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने लगे। पेप्सी बोतल कैप्स कलेक्ट करने लगे। लोग सिर्फ ज्यादा पेप्सी इस चांस के लिए खरीद रहे थे। कुछ तो सड़क पर या कचरे में बोतल कैप्स ढूंढ रहे थे जो थ्रू अवे किए गए थे। अब पेप्सी का इस कैंपेन के लिए एक बजट था, तो आइडिया ये था कि उन्होंने एक कंप्यूटर सिस्टम यूज किया जो बोतल कैप्स पर प्रिंट होने वाले नंबर डिसाइड करता था, जिससे वो इंश्योर कर सकते कि सिर्फ 2 बोतल कैप्स प्रिंट हो जिसमें 1 मिलियन पीजोस का ग्रैंड प्राइज नंबर, मतलब मैक्सिमम 2 लोग ही बड़े प्राइज जीत सकते। और पेप्सी के पास पूरा कंट्रोल था कि वो कितना पैसा पूरे कैंपेन में दे रहे हैं। कैंपेन बहुत सक्सेसफुल रहा और पेप्सी की सेल्स मैसिवली इंक्रीज हुई कंट्री में, क्योंकि सबको जीतने का चांस चाहिए था। तो पेप्सी ने डिसाइड किया कि ये इतना अच्छा काम कर रहा है तो वो कॉन्टेस्ट को 5 वीक और एक्सटेंड करेंगे। लेकिन यहीं से प्रॉब्लम शुरू हुई। कंप्यूटर सिस्टम वो जो यूज कर रहे थे बोतल कैप्स पर नंबर प्रिंट करने के लिए, वो इतने लंबे कंपटीशन के लिए डिजाइन नहीं किया गया था और कॉन्टेस्ट एक्सटेंड करने से एक ग्लिच हुआ जो कि कठोर परिणाम लाए। 25 मई 1992 को उन्होंने 1 मिलियन पीजोस का प्राइज विनिंग नंबर अनाउंस किया, नंबर 349। अब याद रहे सिर्फ 2 लोगों के पास विनिंग बोतल कैप नंबर होना चाहिए था, लेकिन इस ग्लिच के कारण उन्होंने 6 लाख से ज्यादा बोतल कैप्स पर नंबर 349 प्रिंट कर दिया। तो जब विनिंग नंबर अनाउंस हुआ तो देश भर में हजारों लोग सेलिब्रेट करने लगे, ये सोच करके कि उन्होंने मिलियन पीजोस जीते हैं। इनमें से कई लोग बहुत गरीबी में थे और ये उनके लिए सब कुछ बदल देने वाला
वाला था। उनकी सारी मुश्किलें कुछ पल के लिए खत्म हो गई थी। लोग सड़कों पर पार्टी कर रहे थे और हजारों लोग पेप्सी फैक्ट्री में प्राइज क्लेम करने के लिए आ गए और पुलिस को आखिरकार आना पड़ा। इस दौरान पेप्सी के अधिकारी लोग घबरा रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि अब क्या करें। अगर वो सबको जिनके पास विनिंग बोतल कैप नंबर था उन्हें पैसा देते तो पेप्सी को 30 मिलियन US$ से ज्यादा खर्च करना पड़ता। वो कंपनी को लिटरली बैंकरप्ट कर देता। तो उन्होंने उसके बदले में अनाउंस किया कि विनिंग नंबर एक मिस्टेक था, लेकिन गुडविल इशारे के तौर पर कहा कि जिनके पास 349 बोतल कैप है उन्हें 500 पिजोस दिए जाएंगे। ये लगभग $18 के बराबर था। ये $50,000 से काफी कम था, जो उन्हें लग रहा था कि उन्होंने जीत लिया है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं लोग इस पर काफी गुस्से में और नाराज थे। कई लोगों ने सड़कों पर राइड करना शुरू कर दिया। लोग पेप्सी फैक्ट्री के विंडो में मोलोटोव कॉकटेल फेंकते और ट्रक्स को जला दे रहे थे। दुर्भाग्य से इन राइड्स में कई लोग घायल हुए और 5 लोग मर गए। एक ग्रुप ऑफ विनर जिसे कोलेशन 349 कहते हैं पेप्सी पर केस करने के लिए इकट्ठा हुए, लेकिन अंत में पेप्सी को सिर्फ 1.5 लाख पिजोस का फाइन देना पड़ा, जो उनके लिए बिल्कुल कम था, खासकर क्योंकि इस कैंपेन ने मिलियंस ऑफ डॉलर का प्रॉफिट लाया था। कई लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा $1 बिलियन कॉर्पोरेशन कहलाने लगा, जो गरीबी में जीने वालों को उम्मीद दी फिर उसे छीन लिया। और कंट्रोवर्सी को और बढ़ाते हुए कुछ न्यूज़पेपर ने पॉलिश टेस्टिमोनियल रिपोर्ट की, जिसमें कहा गया कि पेप्सी ने मर्सनरीज हायर किए थे अपने ट्रक्स को जलाने के लिए, ताकि ये लग सके कि कोलिशन 349 ने किया और इस तरह उन्हें ठग के रूप में दिखाया जा सके और कोर्ट में उनके परसेप्शन को डैमेज किया जा सके। अब जाहिर है पेप्सी ने इसे डिनाई कर दिया और हो सकता है कि पुलिस ऑफिसर का टेस्टिमोनियल गलत हो, लेकिन किसी भी तरह ये पूरा इंसिडेंट पेप्सी के हिस्ट्री का एक काफी डार्क पार्ट है। ये पेप्सी की तरफ से एक जेन्युइन मिस्टेक थी, लेकिन उनके लापरवाही के रियल नतीजे हुए। और ये पहली बार नहीं था जब पेप्सी को फॉल्टी कॉन्टेस्ट चलाने के लिए प्रॉब्लम हुई। 1996 में पेप्सी ने एक कैंपेन स्टार्ट किया जहां पेप्सी स्टफ कैटलॉग से पॉइंट्स को प्राइजेस में एक्सचेंज कर सकते थे। आप पेप्सी प्रोडक्ट खरीद कर पॉइंट कमा सकते थे या फिर 10 सेंट्स पर पॉइंट खरीद सकते थे। कॉन्टेस्ट के कॉमर्शियल में उन्होंने क्लेम किया कि 7 मिलियन पॉइंट्स के लिए आप एक हैरियर जेट जीत सकते हैं। इसने एक बिजनेस स्टूडेंट जिसका नाम जॉन लियोनार्ड था, उसने इसकी दिक्कत पकड़ ली। उस टाइम पर एक हैरियर जेट का प्राइस $23 मिलियन था और जॉन ने रियलाइज किया कि 7 मिलियन पेप्सी पॉइंट्स यानी $7 लाख में खरीद सकते हैं। तो ये क्लियरली एक ग्रेट डील थी। कुछ फोन कॉल्स इन्वेस्टर के साथ करने के बाद जॉन ने पैसा इकट्ठा कर लिया और फिर हैरियर जेट क्लेम करने के लिए पेपर वर्क्स भेज दिए। लेकिन पेप्सी ने क्लेम किया कि उनका कॉमर्शियल सिर्फ एक जोक था और उन्होंने उसे अपना जेट नहीं भेजा। तो जॉन ने कंपनी पर फॉल्स एडवर्टाइजमेंट के लिए केस करने का डिसाइड किया, लेकिन अंत में पेप्सी ने केस जीत लिया और उन्होंने अपने कॉमर्शियल को चेंज कर दिया और अंत में जस्ट किडिंग इंक्लूड किया और पॉइंट की कॉस्ट को 700 मिलियन पॉइंट कर दिया। तो एक बार फिर पेप्सी बच गया। लेकिन ऑनेस्टली पेप्सिको के पास कई कंट्रोवर्शियल एड्स हैं। जैसे उन्होंने एक माउंटेन ड्यू के लिए एड बनाया जो कुछ ऐसे डिस्क्राइब किया गया, और जाहिर है कि हाल ही में जो लाइफ फॉर नाउ पेप्सी एड थी जिसमें केंडल जोनर एक पुलिस ऑफिसर को पेप्सी देकर राइड खत्म करते हुए दिखाई गई, एक ऐसे टाइम में जब सीरियस प्रोटेस्ट चल रहा था इंक्लूडिंग पुलिस ब्रूचुअलिटी अगेंस्ट एक मेगा रिच इन्फ्लुएंसर को पेप्सी देकर सब कुछ सॉल्व कर देना बिल्कुल बकवास लग रहा था। ये उन लोगों की बेइज्जती लग रहा था जो सालों से प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो अब्यूज या अरेस्ट हुए थे। जैसे SNL ने कहा लेकिन कई भयानक एड्स के बावजूद पेप्सी को एक ग्रेटेस्ट मार्केटिंग कैंपेन का क्रेडिट भी मिलता है। कोको कोला और पेप्सी के ऑन गोइंग राइवलरी को द कोको कोला वॉर कहते हैं और सालों के दौरान इन दोनों कंपनी ने अपने एडवर्टाइजमेंट में एक दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश नहीं छोड़ी। ये दोनों दुनिया के सबसे बड़े सॉफ्ट ड्रिंक कंपनीज थे, लेकिन पेप्सी हमेशा सेकेंड प्लेस पर था। लेकिन 1975 में पेप्सी ने वॉर को नियरली जीत लिया जब उन्होंने द पेप्सी चैलेंज इंट्रोड्यूस किया। ये एक एक्सपेरिमेंट था जहाँ उन्होंने रैंडम पार्टिसिपेट ब्लाइंड टेस्ट को टेस्ट करके आजमाया। एक कप में कोका कोला था और एक कप में पेप्सी था, लेकिन लोगों को नहीं पता था कि कौन सा है और उनसे पूछा गया कि उन्हें किसका टेस्ट ज्यादा पसंद आया। एवरेज में थोड़ा ज्यादा लोगों ने पेप्सी को चूज किया। तो पेप्सी ने मैसिव एड कैंपेन चलाया और दुनिया को बताया कि ब्लाइंड टेस्ट में लोगों को पेप्सी ज्यादा पसंद है। पहले तो कोका कोला ने इसे स्ट्रांगली डिनाई किया, ये कहकर कि ये सच नहीं हो सकता और पेप्सी का एक्सपेरिमेंट बेस्ट था। लेकिन अपनी ब्लाइंड टेस्ट करने के बाद कोका कोला को भी सेम रिजल्ट मिला। ज्यादा लोगों को पेप्सी थोड़ा ज्यादा पसंद आया जब उन्हें नहीं पता था कि कौन सा ड्रिंक कौन सा है। ये सब इंडिकेट कर रहा
कहा था कि कोक के सेल्स में नंबर 1 होने का मेन रीजन उनकी ब्रांड लॉयलिटी थी। ये कोका कोला को इतना नर्वस बना दिया कि उन्होंने 1985 में एक न्यू फॉर्मूला न्यू कोक के नाम से लॉन्च किया और ये न्यू फॉर्मूला ब्लाइंड टेस्ट में पेप्सी से बेटर स्कोर किया, लेकिन ये कम्प्लीटली बैकफायर हो गया कोक पर। उन्होंने हजारों एंग्री लेटर्स और फोन कॉल फैंस से मिले जो ओरिजिनल कोक टेस्ट वापस चाहते थे। लोगों को ये पसंद नहीं आया कि उन्होंने रिसीप चेंज कर दी और आखिरकार कोक को कोका कोला क्लासिक वापस लाने पर मजबूर कर दिया। ये कोक के लिए लकी था। लोग इतने हैप्पी और थैंकफुल थे ओरिजिनल टेस्ट वापस आने पर। कोका कोला ने मैसिवली ब्रांड लॉयलिटी इंक्रीज कर दी और लोग पेप्सी चैलेंज की बात नहीं कर रहे थे, वो ये बात कर रहे थे कि ओरिजिनल कोका कोला वापस आ गया है। तो रियलिटी यही है इसके बावजूद 100 से ज्यादा सालों में पेप्सी के सब सक्सेस का। जब सिंपल बैटल कोक और पेप्सी की होती है तब कोक का ब्रांड स्टिल विनर है। बाकी नेक्स्ट वीडियो पर जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।